गुड इवनिंग सभी को दुआ सलाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे और कुछ तो मेनली क्वेरीज़ हैं। जैसे किसी ने क्वेरी करी थी, कुछ चीज़ों के जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन तब पर भी मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो किसी ने पूछा था नीम के अनुभव पर, तो नीम के अनुभव की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पिछली बार उस चीज़ को शेयर कर दिया था ऑलरेडी, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, चाहे लोकल है एप्लीकेशन की बात है और ओरल इंटेक के हालांकि कम है एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ओरल इंटेक में अकेले नीम जो खाने पीने में कम यूज़ किया हुआ है। मेनली लोकल एप्लीकेशन में चाहे लेप के फॉर्म में, चाहे स्नान के फॉर्म में हो गया, तो इस तरह की सारी चीज़ों में नीम को मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, तो सारा अनुभव आपसे शेयर कर दिया था। आईज़ के बहुत सारे वीडियो पढ़े, बहुत सारे लोग की इस बात की भी क्वेरी है कि मैम उसमें से कौन सा करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो जो भी आई की एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आपकी नेक की एक्सरसाइजेज भी हैं। तो नेक की जब भी एक्सरसाइज करते हो तो आई की एक्सरसाइजेज मेजॉरिटी हो जाती है, कुछ ही अलग सी हैं और आप सारे कर लीजिए, क्योंकि हार्डली दिस विल टेक 15 to 20 मिनट। तो जब 15 से 20 मिनट ही सिर्फ लगेगा तो प्लीज़ इस बात को कर लीजिए, ठीक है। कषाय विधि किसी की क्वेरी थी प्रदीप जी की कि कषाय बनाने की कैसे होती, खास करके उन्होंने गुरुची कषाय के बारे में पूछा था, तो वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, ठीक है। भृंगराज के केस में किसी ने बोला कि उनका अनुभव है कि ताज़ा ही अच्छा होता है, एकदम सिस्टम साफ साफ कहता है कि स्वरस जहाँ पर भी कल्पना होगी तो ताज़ा ही लिया जाता है। और वहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि गर्म कभी भी कर दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है, बट कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं कि उनका सत्व फॉर्म में भी आ जाता है या ड्राई फॉर्म में भी काम करती हैं, बट जितना नेचुरल है, अभी ताज़ा है, वो काम करेगा, उतना पुरानी चीज़ें नहीं काम करती। कुछ चीज़ें आपको पता है पुराना काम करती है, जैसे हमारी पिपली जी हैं, वो जितनी पुरानी होती हैं उतनी अच्छी बोली जाती हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक बार मेरे साथ हुआ, मैंने कहा सेंटर पर पिपली रखे काफ़ी दिन हो गई है, हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर जब मैंने पढ़ा कि पिपली अच्छी होती पुरानी, तो फिर मैंने उसको रख लिया, है ना। तो ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप पुरानी यूज़ करते हैं, जैसे मुनक्का है, तो अंगूर तो आप ताज़ा खाते हो, मुनक्का आपका पुरानी सी चीज़ होती है। फिर बच्चों के लिए हालो बीज का है, तो हालो बीज जो है हमारे चंद्रसूर जी को कहते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। हाइट बढ़ाने के 2-3 फॉर्मूले मैंने एटलीस्ट अपने चैनल पर डाले हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हो। अदरवाइज ये है, तो आज चंद्रसूर के बारे में बात करेंगे, किसी का होता है। फिर एक क्वेरी थी कि उसिरासों से सर दर्द हुआ, तो वहाँ पर सर मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगी, अगर उसिरासों से आपको सर दर्द हुआ था तो आपके दीपन पाचन और लोमन के लेवल पर कुछ रहा होगा फ़र्क, पहली बात है। दूसरी बात, आपका वो कफा सर दर्द रहा होगा, क्योंकि उसिरासो जो है पित्त का शमन करता है, तो पित्त का शमन करता है, थोड़ा सा शीत बीरे वाला इफेक्ट है, और उस वक्त आपका कफ बढ़ा रहा होगा, उस वजह से सर दर्द हो रहा होगा, तो उसमें इसको और एग्रीवेट कर दिया, तो सो आपको स्लाइट हल्का सर दर्द हुआ होगा, या हो सकता है और भी वजह रहेंगी, तो उन सारी चीज़ों को आप काउंट करिएगा, ठीक है। फिर किसी ने लिखा था धूपन में मिश्री या मुलेठी डालने का, तो वो धूपन में मिश्री या मुलेठी वगैरह नहीं डालते हैं। धूपन में जो द्रव्य डालते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पर्टिकुलर कहीं इंडिकेशन हो तो दैट इज डिफरेंट सिनारियो, ठीक है, क्योंकि मिश्री जो है मीठा है और मुलेठी जो है, इसका मैंने वो वाला वर्क नहीं सुना है, जैसे विषग्न होता है, कृमिग्न होता है, इस तरह वाला जो वर्क होता है, वो सारी औषधियों को, चाहे जो विषग्न है, मतलब आपके बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी कृमि वगैरह है एनवायरमेंट में, उन सबको नाशन वाली जो भी औषधियाँ हैं, जैसे आपका बिटंग वगैरह, वो सारी चीज़ें धूपन में ज़्यादा यूज़ होती है। और आपकी जो है नीम जी तो इटसेल्फ बहुत बढ़िया से जर्मिसाइडल, एंटी फंगल और कह सकते हो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल सब कुछ है, सो आप यूज़ करते हो, जो कॉमन सा लॉजिक है। और आप कहोगे सरशप क्यों यूज़ करते हो, तो आपके कंडुग्न गढ़ में है ना, और कंडुग्न के लिए या कुछ भी इस तरह की चीज़ों के लिए हमारा शास्त्र मानता है कि वहाँ पर छोटे छोटे कृमि होते हैं, दृश्य कृमि होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेरी की थी, तो मैंने कहा क्वेरी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हालांकि हो सकता है इस पर कुछ वीडियो बनाकर डाल देंगे, बट ये सारा आप लोग की क्वेरी का था, तो क्वेरी इटसेल्फ ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। चलो, वहीं से एक बात और याद आ गई, तो आज बात कर लेते हैं। वो है कि आज की डेट में यूथ, क्या लोग तो बोलते हैं यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, बट हम कहते हैं मेजॉरिटी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। और डिस्ट्रैक्टेड क्यों है, सोशल मीडिया को उठाते हैं अपने काम से, और काम के लिए यूज़ करते हैं 15 मिनट, और मेजॉरिटी टाइम यूज़ करते हैं मैक्सिमम इधर उधर की फालतू चीज़ें देखने के लिए। कलयुग को क्या बोलते हैं, राहु का चीज़ है।
अब यहीं से एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको एक्चुअली कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो कलयुग में बोलते हैं राहु की प्रोमिनेंट है, तो जो मैं आज आपको फेसबुक के थ्रू लाइव दिख रही हूँ, यूट्यूब पर दिख रही हूँ या कहीं पर भी दिख रही हूँ, तो क्या है, सब सारे जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया है, छाया है, जहाँ पर भी मूवी है, सारी चीज़ें राहु का खेल है। तो राहु के थ्रू आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो राहु जो अच्छा होता है तो दिस गिव्स फोकस। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तो इट मीन्स आपका राहु अच्छा नहीं है। और राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैंने अपने चैनल पर या वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ कि स्वीपर्स को आपकी इज्जत करनी चाहिए। स्वीपर्स की इज्जत करिए, अपने बाथरूम वगैरह को बढ़िया से नीट एंड क्लीन रखिए, अपनी सोच को बहुत सही रहे तो आपका राहु बहुत बैलेंस रहेगा। और जितना राहु बैलेंस रहेगा उतना कम से कम आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। बड़ा गुच्छल जी, राम राम री, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए, तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, तो फोकस रहना है। तो राहु का अच्छी एट्रीब्यूट में फोकस रहना आता है। दूसरी बात है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना अगर मैं देखूंगी जिन लोग का चंद्रमा नीच का होता है, एस्ट्रोलॉजी से मैं कनेक्टेड बता रही हूँ, तो उन सारे लोग को मैंने देखा बहुत कंपैरिजन करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, या पल में तोला पल में माशा। जो चंद्रमा जिनका नीचे रहेगा, मतलब मन की चंचलता बहुत ज़्यादा रहेगी, मन पर किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उन लोग के साथ भी इस तरह की बहुत आती है। और मैंने कई सारे ऐसे लोग को देखा जो बहुत कंपेयर करते हैं। खुश रहेंगे तो वाकई बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेंगे, और बुरी हालत है तो उनके बहुत ही घटिया बिहेवियर उनका होता है। तो वो चंद्रमा नीच वालों की बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए बात किया मैंने। आज के लोगों में एक चीज़ और है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पेशेंस अगर अच्छा है किसी के अंदर, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे तो ये शनिदेव का काम है। तो आपका शनि जितना अच्छा रहेगा आपके अंदर उतना धैर्य होता है। अब शनि को अच्छा करने के क्या क्या उपाय होते हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। बट तब पर भी अगर आप चाहते हो कि आपका शनि बहुत अच्छा रहे, क्योंकि शनि अच्छा रहेगा तो आपके अंदर धैर्य आएगा। शनि का मतलब होता है सर्वेंट होता है, तो अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करिए। उनका जब भी उन्होंने कोई काम कर लिया, उनका काम करने कहते नहीं, सिंपली शनि बोलता है पसीना सूखने से पहले उनका लेबर चार्ज उनको दे दीजिए। तो इस तरीके से अपने सर्वेंट्स की इज्जत करिए, तो आपका जो है शनि अच्छा रहेगा। और सर्वेंट्स का मतलब ये नहीं होता, मतलब आपसे जो भी नीचे हैं, आपसे जो लोग भी छोटे हैं, उन सारे लोग की इज्जत करिए, ठीक है। लोगों के काम की कीमत करिए, और ऐसे नहीं उनको मतलब इधर उधर का करिए। सर्वेंट्स के साथ मैनिपुलेशंस वगैरह नहीं गेम करिए। जो जिनका जो हक बनता है उनका वो हक दीजिए, और अच्छे से रिएक्ट करिए अपना सारी चीज़ों को, तो आपका शनि बहुत अच्छा रहेगा। तो शनि जितना अच्छा होता है उतना आपके अंदर धैर्य आता है, ठीक है। तो कलयुग में शनि का भी है, और किसी के शनि के 7.5 गुजर रही होती है, तो आप देखते हो ना शनि मून को अफेक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर धैर्य नहीं रह जाता, क्योंकि सैटर्न और मून में इटसेल्फ अपने आपस में पंगे बहुत सारे चलते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारा हर इंसान अंदर से आलसी होना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मन से तो काम कुछ करना नहीं चाहता, मन से चाहता राजा जैसी जिंदगी जिए और कुछ काम धाम नहीं करना पड़े। तो फिर शनि परेशान करेगा, पीड़ा का ग्रह है। तो पीड़ा अगर नहीं हो तो अपनी ड्यूटीज़ को सही से मन से परफॉर्म करिए। सैटर्न मनु या शनि के 7.5 इन सारी चीज़ों का ही है। तो यहीं पर मैंने इसलिए बात करी क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि एवरीवन इज टू मच डिस्ट्रैक्टेड, पेशेंस की कमी है, कंपैरिजन कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ रहा है कि आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में आप परेशान हो रहे हैं। तो ये सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी सारी सॉल्व हो जाएगी अगर हम फोकस्ड होकर के धैर्य के साथ काम करें। और हम इस दुनिया में अपनी जीवन यात्रा को ट्रैवल करने आए हैं, हम अपने कर्मों को काटने आए हैं, हम किसी और के कर्मों को काटने नहीं आए। इसलिए कंपैरिजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि मैंने देखा है जो भी जिनका चंद्रमा नीच का होता है या शुक्र नीच का होता है, तो उन लोग के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप उन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट को ठीक करके भी अपना वो कर सकते हैं। कुंडली में चाहे भले कोई ग्रह उच्च का हो चाहे नीच का हो, नीच के ग्रह को सुधारना ज़्यादा आसान इसलिए होता है कि उच्च के ग्रह की क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नीच के ग्रह की क्या होता है, इटसेल्फ हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती है, धैर्य वहाँ पर भी बहुत रखना पड़ता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है, ठीक है। बट उसके प्रॉफिट आपको आसानी से मिल सकते हैं। चलिए, अब किसी की क्वेरी थी चंद्रसूर की, तो बात करेंगे चंद्रसूर के बारे में। तो चंद्रसूर का अगर आप याद रखिए तो जो आपका चतुर्भुज है जिसमें मेथी है, मंगरेल है और आपका चंद्रसूर है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अजवाइन जी हैं। तो मेथी और अजवाइन तो आपके किचन बहुत अच्छे से यूज़ होती है, चंद्रसूर जी कम यूज़ होता है। मंगरेल भी आपके किचन में बहुत बढ़िया से आप सारे लोग यूज़ करते हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। बीइंग अ फीमेल यहाँ पर जितने लोग होंगे वो लोग मेथी और अजवाइन से तो पीछा छूट ही नहीं सकता। किचन में बहुत सारे तड़कों में आप यूज़ करते हैं, और मंगरेल को भी पूड़ियाँ उड़ियाँ, खस्ते उस्ते, कचौड़ी टाइप के कुछ भी बनाते हो तो वहाँ पर भी आप मंगरेल को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो। हाँ, चंद्रसूर हमारा बहुत कम यूज़ होता है, तो चंद्रसूर जो है आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि वो है।
अब चंद्रसूर के अगर पर्याय की बात करो तो इसको चंद्रिका भी बोलते हैं, जो यूजी के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए काम करेगा। चर्महंत्री भी बोलते हैं, पशुमेहन कारिका भी बोलते हैं, साथ में नंदिनी बोलते हैं, कारवी बोलते हैं। तो कारवी जो आपकी चंद्रसूर का पर्याय है, इस बात को याद रखिएगा। भद्रा भी इसका पर्याय है, वास पुष्पा भी इसका पर्याय है, और सुवासरा जो है ये भी आपके चंद्रसूर के पर्याय में आता है। ठीक है। अगर मैं हिंदी नाम की बात करूंगी, जो आपके चंद्रसूर जी का जो हिंदी नाम है उसको हालो कहते हैं, और पंजाब हर जगह मेजॉरिटी लोग जानते हैं, हालो के बीज के नाम से जानते हैं। इसको हालो भी बोलते हैं, इसको हालिम भी बोलते हैं, इसको चनसूर भी बोलते हैं, इसको चंद्रसूर भी बोलते हैं। तो हिंदी में भी चंद्रसूर बोलते हैं। कॉमन क्रेस इसका इंग्लिश नेम है। और अगर आप लैटिन नेम की बात करोगे तो दैट इज लिपिडियम सटाइवम जो है इसका लैटिन नेम है, और बिलोंग करता है, सटाइवम से मत समझ लीजिएगा किसी और को, बिलोंग ये क्रूसीफेरी को करता है। तो ये इसका लैटिन नेम है और ये इसकी फैमिली है। गुणों की अगर हम बात करते हैं तो गुण में जो है इसकी जो है कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, भाव प्रकाश में इसका वर्णन है। हिचकी के केस में ही कफ है, हिक्का है, हिचकी है जिसको भी आती रहती है, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। वात कफ का शमन करता है, मतलब कोशिश करिएगा पित्त प्रकृति वालों को मत दीजिएगा क्योंकि उष्ण होता है। और अतिसार के केस में भी बहुत अच्छे से यूज होता है, तो लूज मोशन के केस में यूज होता है। असृगवात के केस में या रक्तगत वात के केस में भी इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और बल और क्या बोलते हैं पुष्टिवर्धन होता है, तो आपके अंदर बल भी बढ़ाता है और आपके अंदर एक ग्रोथ भी देता है बहुत अच्छी तरीके से। नॉर्मली इसका बीज यूज होता है, ये हर कोई जाता है क्योंकि चतुर्बीज में बीज वर्ड ही था, इसलिए मैंने शुरू में आप लोग को बताया। इसका क्या होता है, बीज बहुत छोटा छोटा और लाल लाल होता है, और अगर पानी में आप डाल दोगे तो लुआबदार बन जाता है, मतलब कह सकते हो कि स्टिकी सा चिपचिपा सा बन जाता है। ठीक है। और हर जगह इसकी खेती होती है। इसमें अगर चीज़ों को सोचोगे क्या क्या पाया जाता है तो इसमें आयरन भी होता है और आयोडीन भी होता है। मीन्स आयरन भी बढ़ाएगा तो एनीमिया वगैरह के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन मतलब थायराइड वगैरह की तकलीफ है, देन यू कैन यूज दिस ऑल्सो। फॉस्फेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है टीथ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसमें तिक्त सत्व भी होता है, और साथ में इसमें सल्फर भी अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। और अधिकतर ये जो होता है छुप के फॉर्मेट में छोटा ही पौधा होता है, तो क्रूसीफेरी के पौधे तो अधिकतर छोटे ही होते हैं, आप सारे लोग को पता है। तो यहाँ से इसके बारे में बातचीत किया। चलिए अभी अगर इसके बारे में हम और बात करें तो ये क्या है, गुण की अगर मैं बात करूं तो चंद्रसूर जो होता है रसायन होता है। अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था ना कि उधर नीम के बारे में बात किया था, हम लोग को बहुत थोड़े से रसायन याद रहते हैं, बट अब अपना चंद्रसूर भी है, दिस ऑल्सो एक्ट एज अ रसायन। बल्य होता है तो ताकत वगैरह के लिए भी बच्चों में भी यूज़ कर सकते हो, बड़ों में भी यूज़ कर सकते हो। बाजीकर होता है मेल के लिए, आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजीकर है तो ऐसा नहीं तो सिर्फ मेल की पावर बढ़ाने के लिए, बाजीगर औषधियों का मतलब होता है ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो ओल्ड एज में मेजॉरिटी लोग को आप यूज़ करिए, क्योंकि आप देखिए पुराने वैद्य जो है बाजीकर औषधियां देते थे। उत्तेजक होता है, थोड़ा सा स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। अनुलोमिक होता है तो वात कफ का वैसे ही शमन कर रहा था, वात का शमन कर रहा है तो कहीं कोई कब्जियत उब्जियत नहीं कॉज करता है, क्योंकि अतिसार के केस में आप दे रहे हैं तो लेकिन सोचोगे उसके बावजूद अनुलोमिक है। दुग्ध वर्ग है, इसका मतलब प्रसूता को बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, उनके दूध बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। शूलहर है, पेन किलर है, तो प्रसूता के लिए भी यूज हो जाएगा, मतलब जिनकी डिलीवरी हुई आप उनके लिए यूज कर सकते हो। नॉर्मल भी एज ए पेन किलर आप इसको दे सकते हो। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, तो उन सारी क्वालिटीज के बारे में हमने बात करी। अगर उपयोग की आप बात करिए तो प्रसूतावस्था मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि दुग्ध वर्ग था तो दुग्ध वर्धक था, सॉरी दुग्ध वर्ग नहीं दुग्ध वर्धक था, मतलब आपके ब्रेस्ट फीड जो है अमाउंट को बढ़ा देगा, तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। रक्त दोष कोई भी असृगवात बोलते थे शमन कर रहा था, वहां पर आप बढ़िया से यूज कर सकते हैं। कोई भी स्किन डिसीज है आप वहां पर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिसीज में वात की इन्वॉल्वमेंट कफ की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, वहां से यूज कर सकते हो। नेत्र रोगों के लिए आप यूज कर सकते हो, आईज के लिए बहुत बेहतर है। यकृत और प्लीहा की जीर्ण वृद्धि है, बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर क्रॉनिक ज्वर बना रहता है, हल्का हल्का सा जीर्ण ज्वर बना रहता है, और उनके सारे केसेस में क्या होता है कि स्प्लीन में भी प्रॉब्लम होती है, लीवर में भी प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा स्प्लीन बड़ा होगा, थोड़ा सा लीवर बड़ा होगा तो हेपेटोमेगाली का मतलब बहुत पुराना क्रॉनिक केस होता है, आप यू कैन यूज देयर। ग्रंथि रोग है, अभी मैंने बताया था ना कि इसमें आयोडीन वगैरह है तो आप यूज कर सकते हो। थायराइड वगैरह केस में यूज कर सकते हैं। रक्तार्श के केस में भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स है, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, और श्वास काश अतिसार में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा हर द्रव्य के गुण और उपयोग जरूर याद रहने चाहिए, देन यू कैन यूज इट इजिली।
और जब हमें खुद ही गुण उपयोग अच्छे से याद रहते हैं तो जब हम यूज़ करते हैं ना तो हम पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ यूज़ कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी ब्यूटी होती है। अब बात करेंगे इसका फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट का मतलब सिंपल है, आपने इसके बीज डाला, इसमें गर्म पानी डाला, ढक करके रख दिया, कुछ टाइम बाद यूज़ कर लिया, दैट इज़ नोन एज़ द फ़ॉन्ट कल्पना। तो आमाशय में इरिटेशन वगैरह है, उसकी वजह से अगर हिचकी आ रही है ना, कभी कुछ उल्टा-पुल्टा खा लेते हैं या कभी क्रॉनिक इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से भी हिचकी वगैरह आ रही है, तो देन यू कैन यूज़ देयर। और उस सारे केसेज़ में आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम पर देना पड़ेगा। जैसे हमारी होता है ना श्वास का सिक्का के केस में, और यहाँ पर हिक्का उसकी वजह से में मतलब स्टमक में इरिटेशन की वजह से हुई है, तो वहाँ पर आपको मोर देना है, यानी बार-बार थोड़ा-थोड़ा देना है। उसके अलावा और कोई भी इरिटेशन हो रहा है, उसकी वजह से इरिटेशन की वजह से अतिसार हो रहा है, ग्रहणी हो रहा है, कोलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, उन सारे केसेस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ करना है? फ़ॉन्ट कल्पना यूज़ करना है। इस बात का टोटल ख़्याल रखिएगा पूरा-पूरा, ठीक है? चलिए। अभी दिमाग में एक वही बस रहता है हाइट बढ़ाने वाला, बहुत सारी चीज़ें सो मैं बात करूँ। अब आप इसको क्या कर सकते हो, गरी के साथ यानी कोकोनट के साथ आप इसकी बर्फी बना सकते हैं, या दूध में लपसी की तरह भी बना सकते हो। जैसे अपने लोग के यहाँ आटे की बहुत पतला हलवा बना लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लपसी बनाते हैं, और प्रसूतावस्था वगैरह में देते हैं, उसमें पिपली वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डाल करके दीपन पाचन नमक औषधियाँ डाल कर देते हैं। तो प्रसूता के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि दुग्ध वर्धन होगा, तो दूध को बढ़ाएगा, शूलहर है, सारी चीज़ें इस तरह की कंडीशंस हैं, तो बहुत अच्छे से आप गरी के साथ में यूज़ कर सकते हो। अब कोकोनट के साथ ही जो भी यूज़ कर रहे हो, तो रसायन भी हो जा रहा है, पौष्टिक भी हो जा रहा है, मतलब ताकत तो देगा नहीं, बल पुष्टि वर्धन वर्ड यूज़ किया, दुग्धवर्धक हो जाएगा, कोकोनट के साथ दिया क्योंकि इट्सेल्फ क्षीरम जीवनीय नाम है, और नारियल का भी दूध यूज़ किया जाता है, वहाँ से दिमाग में ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से मैं आप लोग को बता रही हूँ। कटिशूल में आप बहुत बढ़िया से इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब पेन किलर की तरह भी काम करेगा। बैकएक वगैरह की लेडीज़ को काफ़ी तकलीफ रहती है, या डिलीवरी होने के बाद तुरंत इस तरह की तकलीफ रहती है। श्वेत प्रदर की फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, जब देखो तब वाइट डिस्चार्ज कुछ लोग को होता रहता है, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और दूध में अगर आप इसको उबाल कर देंगे तो ये गर्भपात कराने के लिए यूज़ होता है। अभी आप देखो प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने कहीं नहीं बताया, मैंने आपको क्या बताया, प्रसूतावस्था यानी कि आफ्टर डिलीवरी दे रहे हो, अगर दूध में उबाल कर दे रहे हो तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा, ठीक है। गर्भपात वगैरह जो भी पुराना मतलब जैसे आरपीओसी वगैरह का केस वगैरह है, तो अब मैं तो मतलब गर्भपात कराने के लिए तो हम लोग नहीं है आज की डेट में कुछ भी दवा देना चाहते हैं, कभी भी नहीं देना चाहिए। तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वात कफ का शमन करेगा, तनुलोमक की तरह काम करेगा, सारी चीज़ें हैं निकल जाएगा, और उष्णवीर्य होता ही होता है, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया है, गरी जो है मतलब कोकोनट जो है उसके साथ चाहे इसकी बर्फी बना लिया, चाहे दूध में उबाल कर लपसी की तरह बना लिया, और आपने दिया है तो यहाँ पर रसायन की तरह काम कर रहा है, पौष्टिक की तरह काम कर रहा है, पेन किलर की तरह काम कर रहा है, और दुग्धवर्धन की तरफ काम कर रहा है। और मेल के लिए बहुत बड़ी खासियत है, मेल के लिए रसायन और बाजीगर दोनों तरह काम कर रहा है, तो मेल के लिए आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और उससे बड़ी एक और बात है जिसके लिए नॉर्मली हम लोग चंद्रसूर को याद रखते हैं, चंद्रसूर को हम लोग हमेशा याद करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चंद्रसूर को जब हाइट बढ़ाने के लिए देते हैं तब अकेले तो यूज़ नहीं करते हैं, बट आप रसायनबाजी के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप मिल्क के साथ दे सकते हो, मिल्क में उबाल करके दे सकते हो, आप इसकी मतलब गरी के साथ, कोकोनट के साथ में इसकी गरी बर्फी बना कर दे सकते हो। तो ये बहुत सारे कॉम्बो हैं जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिश्री के साथ अगर आप देते हैं तो क्या होगा, तो कुपचन वगैरह है, इंडाइजेशन वगैरह का अतिसार है, ग्रहणी है, उन सारे केसेस में आपको इसको मिश्री के साथ देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा किसके साथ देना है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद की ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि अनुपान क्या है, सहपान क्या है। अनुपान मतलब आप उसके पीछे क्या देते हो, सहपान मतलब उसके साथ क्या देते हो। अनुपान और सहपान सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जो कोई भी मेडिसिन या हर्ब होती है उसी की इफिकेसी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर नींबू रस की अगर मैं बात करूं तो नींबू रस के साथ में इसका लेप लगाते हैं, बढ़िया सा नींबू के साथ इसको पीस ले लीजिए, तो कटिशूल में आप यूज़ कर सकते हो। आंतरिक शोथ है, कहीं पर भी इंटरनल कोई स्वेलिंग वगैरह है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। आम वात के केस में यूज़ कर सकते हो। नीम तेल में भी मैंने बताया था ना, नीम का तेल आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते थे, उसी तरीके से आम वात के केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। संधि सूल है, कोई भी ज्वाइंट्स वगैरह का पेन हो रहा है तो उस केस में चंद्रसूर को नींबू के साथ में पीस लीजिए और पीस करके उसका लोकल एप्लीकेशन आप करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम
पत्र के बारे में। तो पत्तों के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं वो मूत्रल और उत्तेजक होते हैं। तो पत्ते तो तभी मिलेंगे जब आपने चंद्रसूर को लगाया होगा, और खेती हर जगह होती है तो बीज ला करके पंसारी की दुकान से आप लगा सकते हो। और स्कर्वी के केस में इसके पत्तों का सलाद खाया जाता है। यहाँ से समझ लो हमारी स्कर्वी किसकी वजह से हो रही थी, विटामिन सी की कमी की वजह से हो रही है। तो विटामिन सी वगैरह भी अच्छे से, हालांकि इसमें आयोडीन है, आयरन है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, सल्फर है बहुत अच्छे अमाउंट में, आपको पता ही था। तो पत्रे जो है मूत्रल है, मतलब कहीं पर भी अगर यूरिन कम हो रही है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इरिटेशन वगैरह थोड़ा सा कॉज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैडर को इरिटेट करेगा, तभी तो एक्सेस और यूरिन होगी, थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करेगा, इरिटेट नहीं तरीके से वर्ड कहिए, तो स्टिमुलेट करेगा। अब आगे बात करेंगे, अगर मैं इसकी जड़ की बात करूं, देखो आयुर्वेद में हर चीज़ के जड़ भी बहुत अच्छे से यूज होता है। तो जड़ जो होता है फिरंग तथा निस्तान का टेनेस्मस से होती है व्याधि, तो सिफिलिस वगैरह के केस में इसकी जड़ यूज हो जाती है। और बहुत सारे जगह बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ बहुत यूज होती है। जो लोग आयुर्वेद के स्कॉलर जुड़े हैं उनको पता है कि हम लोग रटते थे कि अश्वगंधा का मूल यूज होता है, इसका मूल यूज होता है, उसका मूल यूज होता है, तो ऐसे इसका भी मूल यूज होता है। बट चंद्रसूर के केस में उसका बीज भी यूज होता है, उसका मूल भी यूज होता है, उसका पत्र भी यूज होता है। ठीक है। अब अगर हम मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा जो है 1/4 से 1 तोला है, मतलब 0.25 ग्राम से लेकर के 1/4 तोला, सॉरी, तो 10/4 मतलब 2.5-3 ग्राम से लेकर के आप इसको 10-12 ग्राम तक दे सकते हैं। तो मात्रा के केस में अगर मैं बात करूं तो मात्रा का क्या होता है, पुरुषम पुरुषम विक्षम होता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझते हैं तो डोज वहां से ही डिसाइड होती है। इस बात का प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तो मात्रा 1/4 से 1 तोला है, मतलब 3 ग्राम से लेकर के 11-12 ग्राम तक की मात्रा में आप इसे दे सकते हैं। और शुरुआत में मैंने बता दिया था कि आपके चतुर्बीज में ये इंक्लूड है। ठीक है, चलिए अब आज बात तो चंद्रसूर के बारे में जिसकी जो क्वेरी रही होगी, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी चीज़ें शेयर कर दिया है मैंने। अब आज एक चीज़ और बढ़िया सा प्लांट है हमारे पास में, दैट इज़ नोन एज पारिजात या हरश्रृंगार। पारिजात का मैंने काफ़ी कुछ यूज़ किया और मेनली मैंने पत्तियां यूज़ करी है। तो आज मैं बात करूंगी पारिजात के बारे में। और पारिजात को एक तरीके से समझ लीजिए देव वृक्ष वगैरह भी बोला जाता है। तो पारिजात को संस्कृत में बोलते हैं शेफालिका। तो संस्कृत पर्याय इसका शेफालिका है। मेजॉरिटी लोग इसको जानते हैं कि इसको हरश्रृंगार भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर निकलते हैं, मतलब व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और उसमें जो होते हैं नीचे वृंत वगैरह जिसको बोलते हैं, या कह सकते पिटियोल बोल सकते हैं, वो आपको ऑरेंज कलर का होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और रात के वक्त में खिलता है, अभी खिला नहीं है, नहीं तो मैंने सोचा था अपने सेशन में आप लोग को प्रॉपरली दिखाऊंगी। जो लोग नहीं पहचानते, वैसे सब लोग पहचानते होंगे, एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा। तो हरश्रृंगार भी बोलते हैं, पारिजात भी बोलते हैं, कुरी भी बोलते हैं, और सिंहारू भी बोलते हैं। ये सारे इसके संस्कृत पर्याय हैं। तो जो यूजी के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, रात में खिलता है हमारे। वीपिंग निक्टेंथस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्री ऑफ सॉरो भी बोलते हैं इसको। और निक्टेंथस एर्बोट्राइस्टिस जो है ये इसका लैटिन नाम है। और ओलिएसी फैमिली को हमारे पारिजात जी बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है बच्चों से पूछ लिया जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहता है तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है। और इसकी जो है लगभग हर जगह पाया जाता है, मध्य भारत में बढ़िया से पाया जाता है। और खास करके आपने देखा होगा जितने मंदिर है, मैंने आज तक हमेशा देखा है मंदिरों में भी खूब लगा रहता है, पार्क में भी लगा रहता है, बट हम पहचान नहीं पाते। इसकी पत्तियां थोड़ी सी खुरदुरी होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। हिमालय के निचले प्रदेश जो हैं उसमें भी पाया जाता है, और सभी प्रांतों में बागों में उगाया जाता है। तो गार्डन में तो होता ही होता है, और आजकल मंदिरों में मैंने देखा मेजॉरिटी जगह पारिजात होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पारिजात का मतलब फूल रहता है तो चढ़ाते भी हैं, सारे बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके अगर मैं वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष जो होता है छोटा इन्होंने लिखा है, झाड़ीदार लिखा है, बट थोड़ा सा बड़ा भी होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता। हमसे तो एटलीस्ट अच्छी हाइट का होता है, तो 6-7 फुट 8 फुट तक की हाइट तक का भी होता है, बढ़िया से होता है। कुछ जगह और लंबा भी पाया जाता है, तो वेरिएशन थोड़ा सा रहता है। और कभी कभी ये 25 से 30 फुट ऊंचा भी हो सकता है। तो मैंने दोनों ही देखे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने अपने सेंटर पर ऑलरेडी पारिजात को लगाया हुआ, एक शुरुआत में लगाया था, उससे फिर निकलते जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार आप लगा लो, उसके बीज गिरते हैं, अपने आप पौधे तैयार होते रहते हैं। तो आप दूसरों को दान देने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मतलब लोग लगाएं, इसका पर्पज़ यूज़ करें। दान देने का मतलब होता है आपने जब किसी को दिया तो उसने भी लगा लिया। अदरवाइज़ आपको नहीं पता रहता है। तो मैंने 2018 में 150 रुपये का एक प्लांट खरीदा था, इसलिए आप लोगों से बता रही हूँ।
फिर पत्ते जो होते हैं इसके जपा पत्र की तरह होते हैं, हालांकि शास्त्र में वर्णन है एग्जैक्ट जपा पत्र की तरह नहीं होते, थोड़े से चेंज होते हैं। जपा पत्र मतलब हमारे गुड़हल जी जपा की तरह, तो थोड़े से अलग से होते हैं और टच करने में अत्यंत रुक्ष होते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो इसके पत्तों को देखोगे, टच करोगे ना, सॉफ्ट नहीं होता। बहुत सारी पत्तियों के पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट पारिजात के पत्ते सॉफ्ट नहीं होते हैं। और 4x2x1/2 के साइज में होते हैं, तो साइज तो डिपेंड करता है जिस हिसाब से पत्ते होंगे उस हिसाब से, बट दिस इज दी जनरल साइज। ठीक है, अगर पुष्प की अगर हम बात करें, फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर जो होता है इसका अत्यंत सुगंधित होता है। फ्लावर से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, और खास करके जब मैं ऑफिस में रात को जाने लगती हूँ अपने घर, तो बहुत बढ़िया से मेरे सेंटर पर भी खुशबू आती रहती है। तो मैं सोचती हूँ कुछ और तो नहीं लगाया, बेला वगैरह जिसकी खुशबू है वो हमारे पारिजात जी की रहती है। और इसके पेटल्स जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। और इसका पुष्प वृंत जिसको बोलते हैं, मतलब वो केसरिया रंग का होता है, और वस्त्रों को रंगने के लिए कलरिंग एजेंट की तरह भी पहले इसके जो पुष्प वृंत थे, जो ऑरेंज कलर था, वो यूज़ होता है। जब नेचुरल डाई की बात आती थी तो पुराने टाइम में इस तरह की यूज़ करते थे, हालांकि आजकल इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। और रात को खिलता है, ये हर कोई जानता है, आप लोग जिन्होंने नहीं लगाया वो भी समझ लीजिए। और सुबह झड़ जाते हैं, रात को उगता है और सुबह पूरा गिरा रहता है। मेरे सेंटर पर तो खूब अच्छा खासा, अभी तो सेंटर बन रहा है तो बहुत सारी गंदगी मची हुई, अदरवाइज सुबह लगता था इतना इतना सारा फ्लावर निकाल लो, इतना नीचे गिरा रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी देता है, बहुत अच्छी सी आपको फीलिंग आती है। और पारिजात की ब्यूटी है, पारिजात में काफ़ी पहले भी बात करने वाली थी, बट आज मैंने कहा लो इसको फिर से बात करते हैं। फिर अगर इसके पत्तों की बात करोगे तो इसके पत्तों में निकथैन करके एक क्षारा भी पाया जाता है, मतलब एल्कोलॉइड होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो गुण जो होते हैं, अगर पारिजात के गुणों की बात करूं मेनली, तो ज्वरग्न होता है, लीवर पर बहुत बढ़िया काम करता है, अपनी लैंग्वेज में आप समझ लीजिएगा। कफग्न होता है, तो कभी भी कफ वगैरह की तकलीफ है तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। यकृत उत्तेजक होता है, अगर लीवर का एक्शन कमजोर पड़ गया है, लीवर धीमे काम कर रहा है, उसको स्टिमुलेशन की जरूरत है, होता नहीं कि स्टिमुलेट करने की जरूरत है, तो आप वहां पर अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मृदु विरेचक होता है, बहुत बढ़िया सा है, क्योंकि मृदु विरेचक है तो कोई ये लोड नहीं कि कॉन्स्टिपेशन करेगा, नहीं ये लोड है कि एक्सेस मोशन हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बड़े आराम से दे सकते हो। थोड़ा सा मृदु विरेचन हर किसी को चाहिए होता है। और शामक होता है, चीजों को सबसाइड करता है, एग्रीवेट नहीं करता, इस बात का ख्याल रखें। तो कुछ बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो दिमाग में जरूर होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप याद रखना चाहते हो तो याद रखिए कि लीवर पर बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, चलिए अब इसके पत्तों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नॉर्मली पारिजात के मैंने पत्ते ज़्यादा यूज़ करे हैं, हालांकि अनुभव आपको बाद में बताऊंगी। तो क्रिमिग्न होते हैं लाइक सेंटोनिन, तो बहुत बढ़िया, तो बच्चों को भी बड़े आराम से दे सकते हो, बहुत सेफर साइड है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज्वरग्न है, फीवर वगैरह के केस में दे सकते हैं। तिक्त पौष्टिक है, तिक्त होता है, पत्ते वो नहीं है, कड़वे थोड़े से हैं, तो लेकिन आप तिक्त पौष्टिक है, न्यूट्रिएंट का भी तरह काम करेगा। पित्त द्रावक होता है, तो जो बॉडी में एक्सेस पित्त बना है उसको भी निकाल देगा, ये भी समझ लीजिए, बड़ी अच्छी है। मृदु विरेचक मैंने आपको पहले बता दिया, और इसलिए चिल्ड्रन को बढ़िया से यूज करते हैं। बच्चों का जैसे पेट कब्ज बनी रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं रहता है, तो आप बच्चों को इसको कषाय बनाकर दे सकते हैं, इसका सोरस बनाकर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बच्चे हैं, मान लो उस फॉर्मेट में नहीं लेंगे, थोड़ा सा शहद डालकर दे दीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ का दे सकते हैं डाल करके उसमें। आप इस तरीके से बच्चों को कोई डायबिटीज़ वाला लोड नहीं रहता ना, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे मैडम इसमें तो शुगर है, ये बुद्धि तुरंत लगाने लगते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी शहद के लिए वो चीज़ नहीं लिखा। मैंने आप लोग को पहले बता दिया, मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आज शहद हम देने से बचते हैं, अदरवाइज आप शहद बड़े अच्छे से दे सकते हैं। फिर दिस इज ओरिजिनल, तो आप डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हो। ओरिजिनल मतलब नेचर मेड है, आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, और जब पत्तों का क्वाथ बनाते हैं तो क्या ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हमें तो पता चल गया पत्ते चाहिए, हम गए तोड़ करके भी लाए और रख दिया तेज आंच पर, उबाल दिया, ये काम नहीं करना है। जब कभी भी काढ़े बनाइए हमेशा याद रखिए धीमी आंच पर ही काढ़े बनाते हैं। ठीक है, तो पत्तों के क्वाथ को मंद आंच पर बनाएंगे, और इसका वर्णन जो है हमारे चक्रदत्त ने किया है गृद्धि के लिए। ठीक है, और मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, सियाटिका के पेशेंट के यहीं पर मैं अपना अनुभव बता देती हूँ, जिन लोगों को भी कमर दर्द रहती है, सियाटिका वगैरह की तकलीफ, उन सारे लोग को इसका काढ़ा बना करके 10-10 पत्तियों का दीजिए, मतलब 10 पत्ती का सुबह काढ़ा बना कर दे दीजिए, 10 पत्ती का शाम को बना करते दीजिए। धीमी आंच पर बना लीजिए, 2 कप पानी डालिए, आप 1 ही कप रख लीजिए, हालांकि होता है 1/4 का, उतना भी नहीं करना चाहते, 1 कप पी लीजिए। बहुत गर्म नहीं पी पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है, तो हल्का सा ठंडा हो जाता है, हल्का सा ठंडा मतलब दैट शुड बी कोसा, गर्म रहे तभी पी जाइएगा, ठंडा करके काढ़े कभी नहीं पिए जाते, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा।
तो चलिए, ये अपना अनुभव भी मैंने शेयर कर दिया और सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं जितने लोग को मैंने दिया, और मेरा देखा-देखी बहुत सारे लोग अपने घरों में ले गए, इसको लगाए हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे हम इसको जीर्ण ज्वर के केस में। तो जीर्ण ज्वर के केस में 7-8 कोमल पत्तों का सोरस निकाल लेते हैं और उसमें अदरक सोरस और मधु के साथ देखते हैं। जैसे हमारे त्रिभुवन कीर्ति जी को भी याद है, अदरक सोरस देते हैं, बिल्वपत्र सोरस वगैरह के साथ देते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से अगर आप पारिजात के पत्तों को यूज़ करना चाहते हैं तो पारिजात के भी कोमल पत्तों को क्या करेंगे, आप अदरक सोरस और मधु के साथ दीजिएगा। मलेरिया वाला जो फीवर होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है पारिजात, तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। जीर्ण मलेरिया अगर है तो वहाँ पर आप त्रिकटु के साथ देंगे। कुछ लोग के अंदर मलेरिया बना रहता है, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उनको हल्का हल्का ठंडा लगा ही रहता है, तो उस सारे केसेस में आप त्रिकटु के साथ दीजिए। त्रिकटु मतलब सूंठ मरीच पिप्पली जो होती है उसके साथ दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, यकृत के मलेरिया केस में आपको सबको पता है कि लीवर थोड़ा सा बढ़ा रहता है, स्प्लीन बढ़ा रहता है, तो लीवर और स्प्लीन की जो वृद्धि हुई है वो भी डाउन हो जाती है। एक बड़ी ब्यूटी आप समझो, नहीं तो एलोपैथी में जाओगे तो 50 तरह की दवाएं देते हैं। और अगर आप एनीमिक पेशेंट को इसको यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आयरन के साथ इसको दे दीजिए। या आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊँ, आप इसका काढ़ा लोहे की कढ़ाई में बना लो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, और उस तरीके से आप पेशेंट को दे दो तो आपके पांडु में भी बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब कोई चीज़ पकाएंगे तो उसके अंदर लोहा इटसेल्फ थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, और वो उस अमाउंट में रहेगा कि बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकती है, इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ये बहुत बड़ी ब्यूटी होती है। इसलिए याद है मैंने डाला हुआ है कि किस पात्र में क्या खाना पीना चाहिए। ठीक है? अगर पथ्य की बात करोगे, पारिजात का सेवन जब कर रहे हैं तो उस वक्त आपके लिए क्या पथ्य है, आपको क्या खाना पीना चाहिए, तो दूध, घृत और शर्करा इसके सेवन काल में पथ्य है। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो बहुत मिर्ची, मसाला, कड़वी, तीखी, मीठी, अचार, चटनी टाइप की चीज़ें खाएंगे तब असर नहीं आएगा। और बच्चों का जो कृमि होता है, केचुआ होता है, राउंड वर्म होता है, हालांकि बच्चों का केचुआ बोलते हैं बट दैट इज़ अ राउंड वर्म, हमारे एस्केरिस जो होते हैं, तो वहाँ पर पत्र सोरस को चीनी के साथ दे सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया सी है, आप चीनी दे दीजिए। तो चीनी नहीं, अगर कुछ लोग ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो वहाँ पर आप पत्रसोरस को मिश्री के साथ दीजिए। मिश्री इटसेल्फ हमारी बहुत बढ़िया पित्त शामक होती है, बच्चों को ताकत वगैरह की भी ज़रूरत है, आप वहाँ पर अच्छे से इस तरह की चीज़ों को दे सकते हैं। अब वहीं पर खांसी और दमा वगैरह के केस में अगर मैं बात करूं तो खांसी और दमा के केस में इसके पत्ते नहीं यूज़ होते हैं, इसकी छाल का चूर्ण यूज़ किया जाता है। इस बात का ख्याल रखिए। हमने आज तक इसकी मेनली पत्तियां यूज़ करी है, बट इसका छाल का जो चूर्ण होता है, जैसे हमने नीम की छाल को भी यूज़ करी है, लेकिन खांसी है, दमा है, अस्थमा वगैरह टाइप की कंडीशन है तो वहाँ पर छाल का चूर्ण 1 से 2 रत्ती देंगे। बहुत कम मात्रा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा मत दे दीजिएगा। और इसको पान के साथ में देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। दिन भर में आप 3-4 बार इसको दे सकते हैं। इससे जो कफ का चिपचिपापन रहता है वो भी कम हो जाता है। तो कई बार होता है ना, हमको खांसी उसी आती रहती है, बहुत सारे लोग का म्यूकस जब निकलता है, मतलब बलगम वगैरह थूकते थाकते तो उसमें बहुत चिपचिप रहता है, वो सारा चिपचिपापन कम हो जाता है। चलिए, यहीं से मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरा पेशेंट था, वो बोलता था मुझे आम नहीं है, तो हमने कहा बेटा जी आप थूकिएगा सिंक में और कुछ टाइम बाद देखिएगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया था। मैंने उनको बोला कभी भी किसी को रहता, नॉर्मल भी आप लोग को भी बता रही हूँ, अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर आम नहीं है तो आम को जज करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके बहुत अच्छे हैं। आज चलो याद आ गया तो बता दे रहे हूँ। एक तो अपनी टंग देख लीजिए, अपनी काली माता की तरह जीभ निकालिए, और अगर आपकी जीभ सफ़ेद है तो पक्का आपके अंदर आम है, पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बार यूरिन होती है तो पक्का सी बात है आपके अंदर आम है। तीसरा, अगर आपको पॉटी होती है और वो चिपचिपी टाइप की है तो आपके अंदर आम है। अगर आपकी पॉटी होती है और पानी में डूब जाती है, फ्लश करने से पहले चेक कर लीजिएगा, तो भी आपके अंदर आम है। ठीक है। चौथी कंडीशन और जज करने का क्या तरीका है, आपने थूक दिया, थूक कर छोड़ दीजिए, 1-2 घंटे बाद आप उसको चेक करिएगा तो हल्का सा पानी ऊपर से डालिएगा। जिन लोगों को ज़्यादा घिन आती है उनके मैं बता रही हूँ, पानी डालोगे तो आराम से नहीं निकलेगा, तो पक्का सी बात है। क्योंकि थूक तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे साबुन का झाग होता है इस तरीके से निकल जाए, लेकिन 2 घंटे बाद अगर वो चिपक रहा है, इट मीन्स कि आपके सिंक में आपके अंदर आम है। तो ये अपने अंदर आम की परीक्षा लेने का बहुत बढ़िया चांस है। दूसरा एक और तरीका है कि आप जब सुबह सोकर उठते हो, देखो आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा है कि नहीं है। अगर आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है तो पक्का सी बात है आपके अंदर आम है। तो उसमें हल्का हल्का सा बुखार बना रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, दर्दें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो सिंपल बहुत कॉमन सी चीज़ें थी आम के परीक्षण का, वो मैंने बता दिया। आप अपनी बॉडी को ईजिली चेक कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए, अब बात करते हैं इसके बीज के बारे में। तो पारिजात जी का आपने पत्र यूज़ किया, पारिजात जी का आपने छाल यूज़ किया। अब बात करेंगे बीज को, तो बीज को जल के साथ इसको पीस लीजिए और बाल्डनेस के केस में, हेयर लॉस के केस में आप इसको लोकल एप्लीकेशन करिए, वहाँ पर भी बहुत शानदार रिजल्ट आता है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, जब इतनी सारी चीज़ें इसकी यूज़ हो रहे हैं तो पारिजात लगा कर देख लो, ठीक है। मात्रा अगर मैं करूँ, इसके पत्तों की मात्रा नॉर्मली देना चाहते हो तो 2 से 4 दे सकते हो, और छाल का चूर्ण 1 से 2 रत्ती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब यहीं पर एक बात बताऊँ, एक सर हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो अपने डायबिटिक पेशेंट को क्या बोलते हैं कि रोज़ सुबह-सुबह इसके 2 पत्ते चबा कर खा लो। क्योंकि चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोई और बीमारी हो, एक तरीके से लीवर में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। हमारा डाइजेशन अगर ठीक हो तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। तो वो अपने सारे लोगों को पारिजात के पत्ते बोलते हैं, 1 से 2 पत्ते डेली चबा लो। तो जो लोग इस तरीके से चबा सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्वाद का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत स्वाद वाले होते हैं, उनको हर बात में स्वाद चाहिए, तो वो तो नहीं खा पाएँगे, तो काढ़ा बना कर के पी जाएँ। अदरवाइज़ आप खा सकते हो, तो डेली 2 पत्ते सुबह खा जाओ, 2 पत्ते शाम खा जाओ। और जब कभी भी इतना कम अमाउंट ले रहे हो तो पक्का सी बात है खाली पेट लो, क्योंकि तभी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा और चीज़ों का शानदार रिज़ल्ट आएगा। चलिए, अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं थी, अगर कोई